प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के सहयोग से बने इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का किया उद्घाटन। जापान को रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्र का बताया विश्वसनीय दोस्त। कहा, रुद्राक्ष के धारण करने से काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1500 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, देश के अग्रणी निवेश स्थल के रूप में उभरा है यूपी। मेक इन इंडिया के उत्तर प्रदेश बना पसंदीदा जगह। पीएम ने बताई भाईवतियावाद पर किया तीखा प्रहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, काशी में विकास की नई ऊंचाइयों को छूकर वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी बनी है स्मार्ट काशी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कौशल विकास मिशन के 6 वर्ष पूर्ण होने पर युवाओं को किया संबोधित। कहा, 21वीं शताब्दी के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि काशी वासियों से विकास की गंगा बहा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिसका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी। उन्होंने कहा, मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी चर्चा हुई थी। मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके बाद जापान का जो कल्चर है, उनका गुण है, चर परिचित, उनकी विशेषता है परफेक्शन और प्लानिंग। इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ और आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चाहे वो स्ट्रेटेजिक एरिया हो या इकोनॉमिक एरिया, जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। हमारी दोस्ती को इस पूरे क्षेत्र की सबसे प्राकृतिक साझेदारी में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान की सोच है कि हमारा विकास हमारे उल्लास के साथ जुड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विकास सर्वमुखी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए और सबको जोड़ने वाला होना चाहिए। चाहे स्ट्रेटेजिक एरिया हो या इकोनॉमिक एरिया, जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। हमारी दोस्ती को इस पूरे क्षेत्र की सबसे नेचुरल पार्टनरशिप में से एक माना जाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर भी कई अहम और सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जापान हमारा साझेदार है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बनारस के तो रोम रोम में गीत, संगीत और कला झरती है। यहां गंगा के घाटों पर कितनी ही कलाएं विकसित हुई हैं, ज्ञान शिखर तक पहुंचा है और मानवता से जुड़े कितने गंभीर चिंतन हुए हैं। इसीलिए बनारस गीत संगीत का, धर्म आध्यात्म का और ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है। काशी तो वैसे भी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवंत शहर है। शिव से लेकर सारनाथ में भगवान बुद्ध तक काशी ने अध्यात्म के साथ साथ कला और संस्कृति को सदियों से संजो कर रखा है। आज के समय में भी तबला में बनारस बाज की शैली हो, ठुमरी, दादरा, ख्याल, टप्पा और ध्रुपद हो, धमार, कजरी, चैती, होरी जैसी बनारस की चर्चित और विख्यात गायन शैलियां हो,
सारंगी और पखावज हो या शहनाई हो, मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला झरती है। यहां गंगा के घाटों पर कितनी ही कलाएं विकसित हुई हैं, ज्ञान शिखर तक पहुंचा है और मानवता से जुड़े कितने गंभीर चिंतन इस मिट्टी में हुए हैं। और इसलिए बनारस गीत संगीत का, धर्म अध्यात्म का, ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बनता है। साथियों, बौद्धिक विमर्शों के लिए, बड़ी सेमिनार्स और कल्चरल इवेंट्स के लिए बनारस अपने आप में एक आइडियल लोकेशन है। देश विदेश से लोग यहां आना चाहते हैं, यहां रुकना चाहते हैं। ऐसे में अगर यहां इसी तरह की इवेंट्स के लिए सुविधा मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो स्वाभाविक है बड़ी संख्या में कला जगत के लोग बनारस को प्राथमिकता देंगे। रुद्राक्ष इन्हीं संभावनाओं को आने वाले दिनों में साकार करेगा। प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में 78 परियोजनाओं का लोकार्पण और 205 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसकी कुल लागत 1500 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने बीएचयू में 100 बिस्तरों वाले एमसीएच वे यानी मदर एंड चाइल्ड वे, गुदवलिया में एक बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी में पर्यटन के विकास के लिए रोरो नौकाओं और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाले फ्लाईओवर पुल समेत विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं और कार्यों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे में कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस पर कंट्रोल के नियंत्रण के प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूसरी लहर के दौरान कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक मिसाल कायम की गई है। सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि काशी ने दिखा दिया है कि वो मुश्किल समय में भी थकती नहीं है और रुकती नहीं है। काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को मुफ्त वैक्सीन से गरीब किसान, नौजवान सहित सभी को इसका लाभ मिलेगा। पीएम ने हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू सुविधा देने के राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा
मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है वो भी सराहनीय है। स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी स्मार्ट काशी बन गया है। नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। वाराणसी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में 78 परियोजनाओं का लोकार्पण और 205 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसकी कुल लागत 1500 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएचयू में मातृ और शिशु स्वास्थ्य विंग का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने एमसीएच विंग और क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का उद्घाटन और निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री वहां उपस्थित डॉक्टरों से भी संवाद करते दिखाई दिए। कौशल विकास मिशन के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं शताब्दी के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीते 6 वर्षों में स्किल इंडिया के तहत जो विकास कार्य हुए हैं, इसके आधार पर हमें नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को गति देनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई समाज स्किल को महत्व देता है तो समाज की अप स्किलिंग भी होती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल रही है, इससे अगले 3-4 वर्षों में बड़ी संख्या में रीस्किलिंग की जरूरत होगी। कि हम इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। बीते 6 वर्षों में जो आधार बना, जो नए संस्थान बने, उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमें नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को गति देनी ही है। जब कोई समाज स्किल को महत्व देता है तो समाज की अपस्किलिंग भी होती है, उन्नति भी होती है। दुनिया इस बात को बखूबी जानती भी है, लेकिन भारत की सोच इससे भी 2 कदम आगे की रही है।
हमारे पूर्वजों ने स्किल्स को महत्व देने के साथ ही उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से अब तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हमारे युवाओं के लिए स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का मिशन अनवरत चलते रहना चाहिए। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आज अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरह तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, आने वाले 3-4 वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भी हमें देश को तैयार करना होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 1.5 साल से स्थगित महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर को बहाल कर दिया है। महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। इस फैसले पर लखनऊ में काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों ने खुशी जताई है और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। पहले तो सरकार का धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोगों की जो केंद्रीय कर्मचारियों की जो है काफ़ी दिनों से इसकी प्रतीक्षा थी और इस सरकार के इस निर्णय का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इससे हम लोगों की जो है जो हमारा लोगों का खर्च का बैलेंस था, सभी लोगों का कुछ उसमें सुधार होगा। देखिए, हम लोग जो जितने कर्मचारी हैं केंद्रीय के, सब लोग बड़ी इनको मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरी बात, जो हम लोगों को डीए बंद था 2020 जनवरी से और अभी जुलाई 2021 तक का, जो इन्होंने हम लोग को देने का प्लान बनाया है एरियल वगैरह, लेकिन इसके लिए सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा नेशनल आयुष मिशन को 6 वर्षों तक जारी रखने के निर्णय की सराहना करते हुए आयुष चिकित्सकों ने बताया है कि सरकार बहुत बड़ा कदम है ये। आने वाले सालों में इस फैसले से बहुत लाभ होगा। कोरोना संक्रमण काल में आयुष की दवाएं बहुत कारगर साबित हुई हैं। आयुष दवाओं के सेवन से लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ी है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए लाए गए पशुधन पैकेज को स्वीकृति दिए जाने के निर्णय की सराहना करते हुए पशुपालक और डेयरी व्यापार से जुड़े लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि सरकार के इस निर्णय से गरीब पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यवसाय के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने जो नया पशुपालन के विषय में योजना बनाई है, वो हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी है। हम लोगों का दूध उत्पादन जो होता है वो कभी कभी मट्टी के भाव बिकता है, उसका कहीं सही रेट नहीं निकलता है। जो इस समय दूध विक्रेता हैं, हम लोगों को मौका का लाभ उठा के बहुत कम दामों में लेते हैं। जो नए निवेशक आएंगे तो वो सही दाम लेंगे, हम लोगों को मौके पर पैसा मिल जाएगा। और ये जो अभी लेते हैं, ये पैसा रोक लेते हैं, कभी कभी नहीं देते ही नहीं है कि तुम्हारा दूध खराब था, बहाने तमाम करते हैं। नए निवेश आने से हम लोगों को बहुत लाभ होगा। केंद्र सरकार ने आयुष को जो 6 साल के लिए एक्सटेंड किया है, ये बहुत बड़ा कदम है और इस आयुष मिशन को 6 साल के लिए जो बढ़ाया है, उससे आने वाले टाइम में हमको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। आयुष मिशन के 6 साल के एक्सटेंशन जो केंद्रीय कैबिनेट ने किया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि आयुष पद्धति को इससे बढ़ावा मिलेगा। आम जनमानस को सस्ती और कारगर इलाज इससे मिल सकता है। संचारी रोग, गैर संचारी रोग जितने भी हैं, उनको आयुष पद्धति से उनकी अच्छी रोकथाम की जा सकती है। मुरादाबाद रेल मंडल द्वारा माल गोदाम रेल लाइनों की यूज्ड स्लीपर को बिछाया गया है, जिससे न सिर्फ माल गोदाम के आसपास उड़ने वाली मिट्टी धूल में बहुत अधिक कमी आई, साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बहुत अधिक सुधार आया है। इतना ही नहीं, माल गोदाम में यूज्ड स्लीपर के डाले जाने के बाद से वर्षा जल भी नाले नालियों में बहने के बजाय सीधे मिट्टी से मिट्टी में पहुंच रहा है, जिससे वाटर लेवल में भी इजाफा दिखाई पड़ रहा है। सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा का कहना है कि माल गोदाम में आने वाले वाहन भी गड्ढों में फंस जाया करते हैं और जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसको देखते हुए हमने माल गोदाम परिसर और सड़कों पर यूज्ड स्लीपर डलवाए हैं। इससे माल गोदाम की सारी समस्या खत्म हो गई है। साथ ही रेलवे को जो हर 3-4 साल बाद सड़क बनाने का खर्चा होता था, उससे भी 30 से 40 साल तक मदद मिल गई है। करोड़ों रुपयों की बचत भी हुई है।
क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी विकास मिश्र का कहना है कि पर्यावरण की दृष्टि से रेलवे ने बहुत शानदार कदम उठाया है। पहले माल गोदाम के आसपास काफी धूल मिट्टी उड़ा करती थी, लेकिन यूज्ड स्लीपर के रेलवे के द्वारा इस्तेमाल करने से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राहत मिली है। एनजीटी की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए प्लस जो रेलवे का बहुत ज़्यादा फोकस अब है कि फ्रेट लोडिंग को बढ़ाया जाए और गुड शेड पे जो सुविधाएं हैं उनको अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने मुरादाबाद का जो गुड शेड है उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पहले लेते हुए यहाँ पर जो यूज्ड स्लीपर्स हैं उनका प्रयोग करते हुए पक्की सड़क बनाई है और जो बहुत ही उपयोग में आ रही है आजकल। गुड शेड में क्योंकि भारी वाहन ज़्यादा आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का कार्य होता है, तो उनके आवागमन से जो सड़कें तैयार की जाती हैं, जो नॉर्मल सड़कें बनाई जाती हैं, वो बहुत जल्दी जो है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनको बार बार रिपेयर करना पड़ता है। और जो हम लोगों ने अभी यूज्ड स्लीपर्स का प्रयोग करते हुए जो सड़क बनाई है वो काफ़ी मजबूत है, स्थायी है और ये माना जा रहा है कि उसकी कोडल लाइफ कम से कम 30-40 वर्ष तो रहेगी। जब ये दिक्कत बढ़ती है वायु प्रदूषण वाली तो उनके द्वारा छिड़काव भी करा जाता है, जैसा आप स्वयं बता रहे हैं स्लीपर डलवा दिया है और उनके द्वारा निगरानी भी करी जा रही है कि वायु प्रदूषण में उनका कोई योगदान ना हो भविष्य में। नहीं, लोगों को वैसे भी कोई दिक्कत लोगों द्वारा सूचित नहीं करी गई थी, लेकिन प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था जिससे भविष्य में दिक्कत हो सकती थी, इसलिए कार्रवाई करी गई है, तो दिक्कत होने ही नहीं पाएगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि प्रदेश में विगत 24 घंटों में संक्रमण के 77 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 98 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 1399 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण के प्रारंभ से अब तक कुल 16,83,551 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर बढ़कर 98.6% हो गई है। प्रदेश में कल 2,53,910 सैंपल की जांच की गई है। इस तरह प्रदेश में अब तक 6,15,93,700 सैंपल का टेस्ट किया जा चुका है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 77 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 98 है। इस प्रकार 30 अप्रैल के बाद से निरंतर एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या में कमी हो रही है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 1,399 है और अब तक कुल मिलाकर 16,83,551 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 98.6% चल रहा है। विगत 24 घंटों में पोर्टल पर कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की गई है। कोविड के टीकाकरण का कार्य भी प्रदेश में तेज गति से चल रहा है और अब तक 3,26,66,360 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और इनमें से 61,71,492 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का दर्शन पूजन करने की राम भक्तों की कामना जल्द साकार रूप लेगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर 2 दिनों से चल रही ट्रस्ट की बैठक समाप्त होने के बाद महासचिव चंपत राय ने बताया है कि दर्शनार्थियों के लिए 2023 तक नवनिर्मित मंदिर के द्वार खुल जाएंगे और दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि 2025 की समाप्ति तक पूरे 70 एकड़ में स्थित राम जन्मभूमि परिसर को पूरी तरह से विकसित कर दिया जाएगा। चंपत राय ने बताया है कि बैठक राम मंदिर निर्माण के दौरान आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर कर जल्द निर्माण कार्य में तेजी लाने पर गहनता से विचार कर रही है। उन्होंने बताया है कि राम मंदिर के प्लिंथ के लिए मिर्जापुर स्टेशन का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, जिसका ऑर्डर भी दे दिया गया है। श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन 2023 समाप्त होने के पहले करा दें, शुरू कर देंगे। जन्मस्थान
जहां गर्भगृह बनने वाला है वहां भगवान की स्थापना और श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। मंदिर के अतिरिक्त जो भाग है उसका निर्माण कार्य और मंदिर के निर्माण कार्य में बाधा न पहुंचे, तो एक मोटी मोटी रूपरेखा ऐसी बनी है कि मंदिर का निर्माण कार्य हम 2023 तक दर्शनार्थियों के दर्शन शुरू कर देंगे, लेकिन 2000 और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के सहयोग से बने इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का किया उद्घाटन। जापान को रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्र का बताया विश्वसनीय दोस्त, कहा रुद्राक्ष धारण करने से काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1500 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा देश के अग्रणी निवेश स्थल के लिए उभरा है यूपी। मेक इन इंडिया के उत्तर प्रदेश बना पसंदीदा जगह। पीएम ने भाई भतीजावाद पर किया तीखा प्रहार, कहा विकासवाद में चल रही है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि काशी में विकास की नई ऊंचाइयों को छूकर वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी बनी है स्मार्ट काशी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कौशल विकास मिशन के 6 वर्ष पूरे होने पर युवाओं को किया संबोधित, कहा 21वीं शताब्दी के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। तो 7 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।